हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AMIS स्टडी सर्कल। इस मैप में जिस देश को हाईलाइट आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, उसे ईरान कहते हैं। ईरान जो कि पिछले कई दिनों से चर्चा में है और न्यूज़पेपर की सुर्खियों में बना हुआ है। कारण आप जानते ही हैं, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध। ओके, तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ईरान का उदय और पतन होता है और कैसे कभी ईरान USA का एक अच्छा दोस्त हुआ करता था और आज क्यों वो उसका दुश्मन है। तो इससे पहले कि आज हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ें, सबसे पहले हमें ये पता लगा लेना होगा कि ईरान किन किन देशों से घिरा हुआ है, क्योंकि UPSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, गिव विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट सराउंड्स ईरान, तो हमें पता लगाना होगा कि वो कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करते हैं। ये रहा पाकिस्तान, ठीक, इसमें मैं लिखूंगा P। ये है अफगानिस्तान, ठीक, ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है अजरबैजान जिसके लिए मैं AZE लिख रहा हूं, और साथ में ये है कैस्पियन सी। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर आर्मेनिया, ठीक, टर्की या तुर्किया भी कह सकते हैं, एंड इराक। तो ईरान इज सराउंडेड बाय 7 कंट्रीज, 1 2 3 4 5 6 7। पाकिस्तान टू इट्स ईस्ट, अफगानिस्तान टू इट्स ईस्ट, Turkmenistan to its north, Caspian Sea also, and we have Azerbaijan and Armenia and Turkey in the west, northwest, and Iraq in the west. To its southwest we have Persian Gulf, जहाँ से ईरान के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो पूरी दुनिया में जहाज के जरिए जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के होते हुए। दिस वी हैव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ से जहाज निकलते हैं ऑयल रिसोर्सेज को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर पूरी दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेस होगा जिस पर इस समय पूरी तरीके से ईरान का कंट्रोल है। तो जो लड़ाई काफ़ी आसान मानी जा रही थी इजराइल और ईरान के बीच में कि ईरान को आसानी से हराया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईरान ही विजेता साबित हुआ है अभी तक की लड़ाई में। भले ही सीज फायर की घोषणा कर दी गई हो, बट दैट सीज फायर इज़ वेरी फ्रेजाइल। देखते हैं कब तक टिकी रहती है वो सीज फायर। तो अभी हम लेक्चर में जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ईरान कभी अमेरिका का दोस्त हुआ करता था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं राइज एंड फॉल ऑफ ईरान, व्हाई यूएसए इज एवरीवेयर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ यूएसए। राइट, इसराइल के बारे में कोई खास चर्चा आज हम नहीं करने वाले। आगे बढ़ते हैं। ये हैं अली खैमनी, इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर हैं सिंस 1989। राइट, इनको आप पहचान लीजिए। अली खैमनी इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान सिंस 1989 टिल नाउ। ओके, नाउ इन द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी, अगर हम 1950 के दशक की बात करें, हमको पता चलता है कि USA और ईरान काफ़ी परम मित्र हुआ करते थे। मित्रता की कोई वजह तो होगी, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में यूं ही कोई अपना दोस्त नहीं बना लेगा कोई भी पावरफुल नेशन। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जानते ही हैं कि किस तरीके से USA और USSR 2 सुपर पावर्स थी। तो ऑयल रिसोर्सेज जिसके पास होंगे उनको दोस्त बनाने में फ़ायदा है। और क्योंकि ईरान पॉलिटिकली, अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो रशिया के ज़्यादा नज़दीक है ऑस्टवाइल USSR के, तो बेहतर है कि पहले से ही उससे दोस्ती कर ली जाए। तो USA ने यही किया, अपने स्थान से काफ़ी दूर दूर तक दोस्त बनाए अपने, जिसमें ईरान एक अच्छा दोस्त था। किसका? USA का। ऑल बिकॉज ऑफ लार्ज ऑयल रिसोर्सेज ऑफ ईरान। ईरान एंजॉयड द ब्लेसिंग्स ऑफ USA फ्रॉम 50s, 60s एंड मिड 70s। ईरान पर कह सकते हैं कि USA का हाथ 50, 60 और 70 के मध्य तक बना रहा। और इस दौरान हम देखते हैं कि ईरान पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज कल्चर में पूरा लिपट चुका था। ईरान सुनने में ऐसा लगता है कि एक इस्लामिक स्टेट होगा, वर्तमान में तो है, लेकिन उस समय के जो शासक थे यानी कि शाह पहलवी, उन्होंने ईरान में पूरी तरीके से
इस्लामिक कल्चर को पूरी तरीके से गायब कर दिया था और ईरान इस समय चपेट में था किसके? पाश्चात्य संस्कृति के, वेस्टर्न कल्चर के। लोग मॉडर्न कपड़े पहनते थे, कोई महिलाएं बुर्का नहीं पहनती थी। एक तरीके से कहा जाए तो काफी लिबरल व्यूज थे, नो डाउट, उसका स्वागत होना चाहिए। बट जो ट्रैप था वो ये था कि यूएसए उसको एक अच्छा मित्र इसलिए मान रहा है क्योंकि उसके पास ऑयल रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं, राइट। यूएसए ने ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने में भी हेल्प करी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ईरान वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम। उस समय हम देख सकते हैं कि ईरान, जो कि ऐसा लगता है कि कंजर्वेटिव कंट्री होगा, लेकिन काफी तेजी से प्रगति कर रहा था। लेकिन प्रगति कौन कर रहा था? प्रगति सिर्फ खास किस्म के लोग कर रहे थे, एक एलिट क्लास कर रहा था जो कि शाह के काफी नजदीक थे। और जो पहलवी नाम के जो शाह हैं ईरान के, उनका संबंध फारस के साम्राज्य से था, जिन्होंने फैसला किया कि 1971 में हमारे साम्राज्य के 2500 साल पूरे होने वाले हैं, इसका जश्न मनाया जाना चाहिए। और एक ऐसी पार्टी आयोजित करी गई 1971 के मिड ऑफ अक्टूबर में, जो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। माना जाता है कि लगभग 8000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे उस पार्टी में। एट द सेम टाइम द कॉमन पीपल वर अंडर पेन्यूरी, काफी गरीबी में जीवन काट रहे थे। वहां के जो आम लोग थे दाने दाने को तरस रहे थे। ओनली एलिट क्लास एंजॉयड द हाई स्टेटस अंडर द शाह ऑफ ईरान। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि यूएसए के रहमो करम पे है, और जो ईरान के शाह हैं वो पश्चिमी शानो शौकत से काफी प्रभावित हैं और अपने देश को भी लगभग उसी मोड पर ले आए थे। काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शानदार सड़कें बन रही हैं, यूएसए की टेक्नोलॉजी साथ में है, तो सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन एक वर्ग ऐसा रहा होगा जो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं कर रहा होगा कि हमारा इस्लामिक कल्चर यहाँ से गायब होता जा रहा है। शाह ऑफ ईरान ऑफ दैट टाइम वॉज मोहम्मद रजा पहलवी। ये है उनकी तस्वीर मोहम्मद रजा पहलवी की। ये है ईरान के राजा, फारस साम्राज्य के शासक थे उस समय, ठीक, ओके। पहलवी रिमेन्ड द शाह ऑफ ईरान टिल हिज डेथ इन 1979। लेकिन 1979 तक हम देख सकते हैं, एटलीस्ट 1971 तक तो इन्होंने ईरान को पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज कर दिया था। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, पहलवी थ्रोज अ ग्रैंड पार्टी 1971, बेटर नोन एज द पार्टी ऑफ द सेंचुरी। इन्होंने बहुत बड़ी पार्टी दी थी और विश्व के लगभग सभी बड़े नेताओं को बुलाया था। साथ ही में अधिकतर इनके जो मेहमान हुआ करते थे वो थे अलग अलग देशों के राजा और रानियां, चाहे फिर उसमें इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और उनके पति फिलिप हों, ठीक है, फिर चाहे स्कॉटलैंड के राजा हों, चाहे नेपाल के राजा रानी भी हों, ये सब यहाँ इस जश्न में पहुंचे हुए थे। इन्होंने पार्टी भी एक रेगिस्तान वाले इलाके में दी थी जिसको पूरा एक शहर के रूप में बना दिया गया था। पर्सोपोलिस कहते हैं उस चीज को। इंडिया से भी कोई गया था? इसका जवाब है हाँ, वीवी गिरी, जो कि उस समय के राष्ट्रपति थे भारत के, वही गए थे। और उपराष्ट्रपति भी गए थे, गोपाल स्वरूप पाठक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ 1971 पार्टी ऑफ द सेंचुरी। द पार्टी वॉज थ्रोन टू कमेमोरेट 2005 years ऑफ व्हाट? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्शियन एम्पायर। आखिरी पार्टी दी क्यों गई थी? ये दी गई थी 2500 साल पूरा होने पर। किसके? फारस साम्राज्य के पूरा होने पर। और इतना ज्यादा पैसा इसमें खर्च किया गया पानी की तरह कि आज तक इसको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। कॉमन पीपल वॉचिंग दिस एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ शाह ऑफ ईरान वेरी हेल्पलेसली। जो वहाँ के जो लोग थे, जो बीमार थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो सब लोग इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर बस एक मूक दर्शक बन के देख रहे थे कि क्या हो रहा है। शाह ऑफ ईरान ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर एंड प्रमोटेड द सेम इन ईरान। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो शाह साहब हैं ये पश्चिमी जगत की दुनिया से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं सब संस्कृति को उन्होंने ईरान पर लागू कर दिया था। लोग भी जो इस स्थिति में थे एंजॉय कर सकते थे, काफ़ी एंजॉय करते थे, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं थी, शरिया लॉ नहीं था, राइट। नाउ इन सब चीज़ों की प्रतिक्रिया तो होनी थी। तो 1971 में जो पार्टी दी गई थी उसके रिस्पांस में 8 साल बाद 1979 में हमको पता चलता है कि ईरान में एक क्रांति होती है जिसे कहा जाता है ईरानियन रिवॉल्यूशन। और ये किसकी अगुवाई में हुई थी?
रुहोल्लाह खोमेनी की अगुवाई में ये रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है। द कॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन लाइज इन द ईरान क्लोज रिलेशन टू यूएसए, क्योंकि इनको ईरान का यूएसए के नज़दीक रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और जिस तरीके से शाह ने पूरे ईरान को पाश्चात्य जगत में प्रभावित कर दिया था, वो सब चीज़ें भी इनको पसंद नहीं थी। तथा पुअर लिविंग कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल वाज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। पर्पस क्या था इस रिवॉल्यूशन का? पर्पस ऑफ दिस रिवॉल्यूशन इज टू ओवरथ्रो ऑफ द पहलवी डायनेस्टी। ठीक है, इनका नाम पूरा क्या है? मोहम्मद रजा पहलवी। तो जो पहलवी डायनेस्टी चल रही है उसको ओवरथ्रो करना ही इस रिवॉल्यूशन का क्या था? पर्पस था। ईरानियन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। और ये क्रांति सफल भी हुई, कई जगह डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए, कई इमारतें तोड़ी भी गई, सड़कों पर हुजूम निकल पड़ता था इनके कहने पर, और सक्सेसफुली मोहम्मद रजा पहलवी को ओवरथ्रो कर दिया गया 1979 में, और ईरान को क्या स्थापित कर दिया गया? इस्लामिक रिपब्लिक, जो अभी तक ईरान है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें अमेरिका भी काफ़ी क्लोजली देख रहा होगा। अमेरिका वॉचिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली, और ये सब अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरीके से, इस हरकत की वजह से अमेरिका ईरान का दुश्मन बन गया है तब से। एनीवेज, रुहोल्लाह बिकेम द फर्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द ईरान टिल हिज डेथ इन 1989। और अभी तक ईरान के सिर्फ 2 ही सुप्रीम लीडर हैं, एक तो ये और एक है खमेनी, जो अभी इस समय है सुप्रीम लीडर किसके? ईरान के। शरिया लॉ वाज इम्पोज्ड इन ईरान सिंस देन। This causes reaction in USA and now Iran and US were no more allied from then onwards। और हम कह सकते हैं कि इस घटना की वजह से अब तक यूएसए और ईरान के संबंध अच्छे नहीं रहे। अगर यूएसए ने मदद की भी थी ईरान की उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने में, तो क्या ईरान ने जब इस्लामिक रिपब्लिक स्थापित कर लिया तो क्या उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम समाप्त कर दिया था? नहीं, ईरान ने अपने दम पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा, और उसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम कह सकते हैं कि इजराइल ने ईरान पर बमबारी की थी, क्योंकि इजराइल किसका क्लोज अलाय है? यूएसए का, राइट। तो रुहोल्लाह खोमेनी शटेड डाउन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स एडेड बाय यूएसए ड्यूरिंग द शाह रेजिम। शाह के समय में जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम चल रहा था ईरान में, उन सबको शट डाउन कर दिया। जितने भी साइंटिस्ट थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, और इन्होंने अपने दम पर क्या किया? न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा है। और ऑयल्स को भी क्या करा इन्होंने? अपने पास ही रखा कि अब कोई जरूरत नहीं एक्सपोर्ट करने की, इसका इस्तेमाल हम अपने डेवलपमेंट में करेंगे, लेकिन शरिया लॉ के साथ। अब आज हम देख लेते हैं कि रोल ऑफ यूएसए। आप जानते हैं कि यूएसए आपको हर जगह नजर आएगा दुनिया में, कहीं भी लड़ाई हो रही हो यूएसए जरूर दिख जाएगा आपको। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी। पहलगाम में अटैक के बाद जो इंडिया ने रिस्पॉन्स किया था उसमें यूएसए आ जाता है, और कैसे ट्रम्प साहब ने घोषणा करी कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है, जानते हैं ना। इसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रही है, यूक्रेन को भी अमेरिका नहीं उकसाया था कि नेटो में शामिल हो जाओ, लेकिन आज देख रहे हैं कि यूक्रेन की क्या हालत है। रशिया जब चाहे तब यूक्रेन को हरा सकता है, एनी टाइम। इसी तरीके से इजराइल और ईरान के युद्ध में भी आपको यूएसए नजर आ रहा है। सो यूएसए इज एवरीवेयर। यूएसए आपको विश्व में हर जगह नजर आएगा जहां पर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो यूएसए को तो बदला लेना ही था ईरान से, अच्छा मौका था। लेकिन ईरान ने क्योंकि अमेरिका के बेस पर हमला किया था, तो इसलिए अमेरिका को भी मौका मिल गया इस युद्ध में उतरने का। अभी तक ये इजराइल और ईरान का युद्ध था, लेकिन बाद में जब ईरान ने अमेरिकन मिलिट्री बेस पर हमले करने शुरू किए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका भी इस युद्ध में आ जाता है और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बम्बार्डिंग करता है, जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं न्यूज़पेपर्स में। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर यूएसए ने बमबारी करी थी, और न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने का जो दावा था ये ट्रंप साहब ने किया था। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितना डिस्ट्रॉय कर पाए हैं।
क्योंकि ये काफ़ी गहराई में है और इनके जो बंकर ब्लस्टर थे वो सिर्फ ऊपर तक ही विध्वंस कर पाए हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अभी भी माना जा रहा है कि पूरी तरीके से सुरक्षित है। लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो अभी निकल के बाहर नहीं आया है। इस बारे में ऐसी कोई भी हमारे पास न्यूज़ नहीं है। सो दीज आर 3 साइट्स। वन इज फोर्डो, DOW होना चाहिए, फोर्डो न्यूक्लियर साइट ऑफ ईरान, नेटान्स न्यूक्लियर साइट ऑफ ईरान एंड इस्फाहान न्यूक्लियर साइट। दीज आर 3 न्यूक्लियर साइट्स जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का चल रहा है, राइट। तो ये जो दावा है अमेरिका की इन्होंने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसमें फिलहाल कोई दम नहीं है। देयर इज नो वेट इन दिस। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था, जेड वांस ने, कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ये आप दोनों की लड़ाई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि अचानक यूएसए इसमें पड़ गया? शायद कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस होंगे, वहाँ पर इंडिया की मिसाइल्स जरूर पहुंची होंगी। जब अमेरिका को लगा कि ये हमारे मिलिट्री बेस में हमला है तो वो दोस्ती का हाथ बढ़वाने के लिए कहता है दोनों देशों के बीच में। यही हुआ था, एग्जैक्टली यही हुआ था। तो अमेरिका वहाँ भी आपको नज़र आया होगा, ठीक है। तो अमेरिका है क्या? अमेरिका ना तो किसी का दोस्त है और ना ही किसी का दुश्मन है, और ये स्थिति दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक वाले देश की है। तो पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि यूएसए इस समय सबसे खतरनाक देश है, इस हिसाब से देखा जाए तो। ओके, तो अभी भी ये युद्ध पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है और आप इन खबरों का पीछा करते रहिए। देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। ये जो फ्रेजाइल दिखने वाला जो सीज फायर है कितने दिनों तक टिकता है, देखना ये भी जरूरी है कि क्या ये जो इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आगे बढ़ेगा या यहीं पर थम जाएगा। फिलहाल ईरान ने सबक सिखा भी दिया और इस समय ईरान की स्थिति काफ़ी मजबूत है और हम कह सकते हैं कि ये जो 3 आपस में लड़ रहे थे, ईरान, इजराइल और यूएसए, इसमें ईरान अब तक का विजेता माना जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।